ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। हुकूमत ने सिर्फ पॉलिटिकल विल दिखाकर भारत को दिवालिया होने से बचाकर दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बनाने की बुनियाद डाली। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं। हम लोग आज़ाद नहीं हुए, पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ। State of Karnataka, the Indian Prime Minister also inaugurated the Boeing India Engineering and Technology Center as well as the Boeing Sukanya program in Bengaluru. सो ये देखें कि अमेरिकन जो कंपनीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग, और ये उस इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा हो रहा है कि वहाँ पे ज़ाहिर बात है जॉब्स क्रिएट होंगी। नेहरू के उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है, 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। कर रहे हैं तकरीबन 150 बोइंग 737 जो है उसका उन्होंने ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो अकासा का जो ऑर्डर है बोइंग का, और ये जैसे वो कहते हैं ना कि ये कितना बड़ा ऑर्डर है, 150 जहाज का। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है एकेएस न्यूज चैनल में। दोस्तों, बोइंग जो अमेरिकन कंपनी है वो भारत में अपना पहला ग्लोबल कैंपस बेंगलुरु में स्टार्ट किया है, जो अमेरिका से बाहर दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस बना है, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी करने गए थे। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया ने अपने सरकार को मशवरा दे रहा है पाकिस्तान को भी अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत 1992 में ही समझ गया था। दोस्तों, बोइंग के बेंगलुरु के कैंपस में लगभग 1600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, जिसमें बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी, जो भविष्य में और बढ़ने वाली है। दोस्तों, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण अनस्टेबल गवर्नमेंट और पूरा कंट्रोल आर्मी के हाथ में होना है। दोस्तों, पाकिस्तान में आज तक जो भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उनका इन्वेस्टमेंट जरूर डूबा है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप ऑर्डर करते हैं तो ये कितना बड़ा जहाज़ है। अब कर्नाटका जो डेवलपमेंट इंडेक्स की जो ऑफिशियल मैं देख रहा था, उनके जो हैंडल में देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये 43 एकड़ के अंदर ये फैसिलिटी बनी है, जिसके ऊपर 1600 करोड़ लगा है। ये कर्नाटका डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये एक इसने ये एक्सप्लेन किया। अब मज़े की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने इसका इफ्तिताह कर दिया। अमेरिका के बाहर सबसे बड़ी ये बोइंग की फैसिलिटी है। ठीक है जी। और दूसरी और इसमें अहम बात जो है वो ये है कि ये जो है ये जो इसका जो प्रोजेक्ट का जो ऑफिशियल नाम है वो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है। ठीक है जी। और इसकी ये आप समझ लें कि ये अमेरिका का और इंडिया का ये जो है ना, ये जो पार्टनरशिप है उसके वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ये है कि ये अब ये प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, और नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे ये इंडिया के अंदर। अब पाकिस्तान को तो इस चीज़ को समझना चाहिए कि हमने तो पीए का बड़ा गर्क कर लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इंडिया जो है उसको जितनी बड़ी आबादी है वो समझते हैं हम तो सारी की सारी जो अपना कस्टमर है, हम तो अपना कस्टमर सारे का सारा दे रहे हैं मिडिल ईस्ट को, तो हमें क्या ज़रूरत है अपने कस्टमर मिडिल ईस्ट को देने की। हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए उनको 3000 इंजीनियर्स यहाँ पे इस जगह काम कर रहे होंगे। 3000 इंडियन इंजीनियर्स। अब इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना है, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इस्तेमाल होना है, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एडिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, और पता नहीं क्या क्या है ऐसा जिसके ऊपर उन्होंने ये काम करना है। सो ये जो, और फिर ये जॉब्स जो क्रिएट करेगा, ये जो जॉब्स क्रिएट करेगा उसका तो आपको सोच भी नहीं सकते। ये तो मैंने आपको 3000 तो मैंने इंजीनियर बताए हैं जो वहाँ पे काम कर रहे होंगे, सिर्फ इंजीनियर। अब इंजीनियर्स के पीछे कितना सपोर्ट सिस्टम चाहिए, कितना स्टाफ आपको चाहिए होता है। सो हमें इन चीज़ों पे फोकस करना है कि वी शुड नॉट गेट ड्रैग्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स।
हमें कॉन्फ्लिक्ट से ड्रैग नहीं होना। पहले हमारे इंटरनल प्रॉब्लम है, कभी टीटीपी पै जाती है सानू, कभी बलोचिस्तान में मसला बन जाता है, कभी इंटरनल पॉलिटिशियंस रौला डाल देते हैं, तबाही मचा देते हैं। ठीक है जी। अब इंडिया के अंदर वो उन्होंने अपनी चीज़ें मैनेज कर ली हुई हैं, दे आर वेरी केयरफुल, उनको पता है हमने क्या करना है। और ये जो है इसकी आप इमेजिन करें कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर जो है, ये एक एरोस्पेस पार्क में जो है, वो जिस जगह का नाम है आई थिंक देवानहाली, जिसमें बेंगलुरु एयरपोर्ट के करीब हज़ारों नौकरियां तो जनरेट करेगा ही करेगा। ठीक है जी। लेकिन उसका आप इमेजिन करें कि ये सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है। एक वो आई थिंक मैं देख रहा था बोइंग सुकियाना प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं मोदी साहब, जिसके ज़रिए वो लड़कियों को, बच्चों को जो है इंगेज करेंगे एविएशन सेक्टर के अंदर। इट मीन्स के बच्चों के दिमागों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स, स्टेम सब्जेक्ट डाल दो, उनके दिमाग इन चीज़ों से भर दो। ठीक है जी। अब बोइंग जो है वो तकरीबन ऑलरेडी पहले मेरा ख्याल है उसने पिछले साल $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान किया हुआ था। भाई पाकिस्तान ने कब अपनी पॉपुलेशन को, ज़्यादातर जो इस महंगाई की वजह है वो इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है ना, ठीक है, उसकी वजह से पाकिस्तान पर असर पड़े हैं। नहीं तो हम दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पे भी जो उनसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है असर पड़ते हैं, लेकिन ये सारा असर हमारे पे क्यों पड़ गया? बांग्लादेश पे क्यों नहीं पड़ रहा? इंडिया पे क्यों नहीं पड़ रहा उस तरीके से जैसे हमारे पे पड़ रहा है? वो उन पर भी पड़ा है। आपने देखा पिछले जो श्रीलंका था उसकी हालत तो हमसे भी ज़्यादा बुरी हो गई थी। ठीक है, असरात तो बड़े इंडिया पर पड़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है, फेस कर लिया वो है। और टैकल कर लिया। उनकी पॉलिसीज भी अच्छी हैं। ठीक है। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या ऐसा वजह देखें जी, हमारे ये हुआ है कि हमारी जो गवर्नमेंट है ना, उस वक्त जब ये डाउनफॉल शुरू हुआ है, जी जी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। ठीक है, उसके बाद उस तरह के जो थे ना इकोनॉमिस्ट नहीं थे, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं था, पूरा सेटअप ही उनका ऐसा नहीं था जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हो। ठीक है, जो बंदे ये बाद में ये लेके आए उस वक्त काम काफ़ी ख़राब हो गया था। और सच्ची बात है, ये जो सागदार वगैरह ये भी कुछ नहीं फिर कर सके, हाथ गेम इनके हाथ से निकल गई। ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी इसमें जो है ना, जितना गवर्नमेंट कसूरवार है उतनी हमारी आवाम भी है। ये चीज़ मैं इसी साइड पे आने वाला था कि देखें, हम हमेशा ये ब्लेम कर देते हैं इमरान खान की गलती, नवाज शरीफ की गलती, उस पॉलिटिशियन की गलती, इसकी मेरी भी तो गलती है, मतलब एज ए पब्लिक हमारी हमने देखो ना, हमने पता क्या किया है। हाँ। देखो ये दुकानदार हैं, इन्होंने महंगाई जो है ना वो अपने ऊपर नहीं ली, आगे शिफ्ट कर दिया इन्होंने। ठीक है, पब्लिक पे डेली अगर वहाँ 5 रुपए बढ़ी है तो ये 10 रुपए बढ़ा के इन्होंने अपना मुनाफा उसमें से भी डबल कर लिया है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इंटरनेशनल रिलेशंस भी बहुत मैटर करते हैं? आप राइटर हैं, आप तो हिस्ट्री के बारे में भी जानते होंगे। हमने हमेशा वक्ती फायदा देखा है, मतलब वक्ती तौर पे यूएस से फायदा मिल रहा है तो हम उसके पास चले गए, उसके साथ रिलेशन बेहतर। कभी हमें तुर्की से फायदा मिल रहा है, वहाँ चले गए, सऊदीया चले गए, चाइना चले गए हम, और कभी रशिया के साथ रिलेशन बेहतर कर लिया। हम ये नहीं कि हम जो उनसे अपना सब के साथ रिलेशन बेहतर करके रखें। क्या आप समझते हैं, अगर नेबर की बात करें, आपसे पहले भी एक दफा बात हुई थी उनके एजुकेशन, उन्होंने देखे, उन्होंने हर एक के साथ रिलेशन बेहतर किए हुए हैं। वही मैं बता रहा हूँ, ये जो है ना असल में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी होती है ना, ये वजह बनती होती है बहुत सारी चीज़ों को फेस करने की। ऐसे ही है, यहाँ हमारे 2-2.5 साल 1.5 साल से ज़्यादा आगे हुकूमत नहीं चलती। प्राइम मिनिस्टर नहीं देखो ना, जो आता है उसको तो पहले अपनी सीटों की पड़ी होती है कि मैं किस तरह बचा लूँ। ठीक है, वो और पॉलिसी क्या बनाएगा, वो तो अपने चक्कर में फंसा होता है। इंडिया का हमारा फ़र्क है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि 25 साल उनकी एक ही पॉलिसी कंटिन्यू चली है। ठीक हो गया। नेहरू के, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद मनमोहन सिंह, ये कांग्रेसी थे। ठीक है, 25-30 साल इनकी पॉलिसी एक ही चली है। और अभी भी तो देखें 2 टर्नियर, ये जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके 2 टर्नियर, और तीसरा भी मुझे लग रहा है कि हो जाना है, वो उसी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, उसी को फॉलो कर रहे हैं ना। हमारी बेशक ही नहीं बनी कि 2-2.5 साल बाद ये उड़ा देती आर्मी उनको, है जी। वो जो नया आएगा वो अपना सेटअप ही नहीं सीधा करने पड़ता, तो उसको अपने वो जाने की पड़ जाती है। आर्मी तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो इंटरफेयर नहीं करती, वो इंटरफेयर नहीं करती। और पाकिस्तान आर्मी ने शुरू से लेके कायदे-ए-आज़म के बनने के बाद से आज तक यही कुछ किया। आर्मी ने उनको मौका नहीं दिया सियासतदानों को आगे बढ़ने का। ये भी वजह हो सकती है कि हमारे सियासतदान शायद इस लायक नहीं होते। एक ये सवाल है ना कि शायद ये उस लायक नहीं होते। आर्मी कहती है कि भाई आपसे नहीं होगा, हम खुद आ रहे हैं। ये बात सही है, सवाए भट्टो के इस कैलिबर का कोई सियासतदान ही नहीं था। ये जानबूझ के अपने कहने कार
बल्कि एग्रीमेंट करके उसको लेके आते हैं, अपनी डिक्टेशन पे चलाते हैं उनको। ठीक है। और वो वैसे ही वो सलाहियत के पहले भी नहीं होते जो जब डिक्टेशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो फिर क्या उसमें तो रिजल्ट सर आना। ऐसे ज्यादा देर चल सकेगा? ये बड़ी जो है ना पोलाइट वे में बात कर रहे हैं, लेकिन बड़ी गहरी बात कर रहे हैं कि जब हम किसी के कहने पे चल रहे हैं, जिसका जो काम है, मतलब जिस अदारे का जो काम है, जब वो नहीं कर रहा, दूसरे काम में इंटरफेयर कर रहा है, तो शायद ना उस अदारे में कोई बेहतरी आ पाएगी अब ना ही। देखिए ना, मेरी बात सुने, खारजा मूर, हमारा मुल्क खारजा मूर के साथ है अटैच। अब देखो नवाज शरीफ का जो पिछला दौर था, उन्होंने वजीर खारजा ही नहीं लगाया। ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर नहीं लगाया। वो फौज को दे दिया कि फौज कहती कि हम करेंगे, वो करेंगे। तो देखो ना, आप फ्री हैंड ही नहीं देंगे किसी को, ठीक है। तो पॉलिसी क्या बनेगी? और दूसरे कंट्रीज आना चाहेंगे